हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्यागपत्र उपन्यास जो जैनेंद्र द्वारा रचित है। दोस्तों, त्यागपत्र का सबसे पहले प्रकाशन देखेंगे और इसके बाद दोस्तों अब आपको बताना चाहेंगे कि यह उपन्यास एमपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ उपन्यास है दोस्तों, और नया सिलेबस में यह लगा हुआ है। आइए देखने का कार्य करते हैं। त्यागपद सबसे पहले जानेंगे। त्यागपद जैनेंद्र जी का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? तो जैनेंद्र जी का उपन्यास है, जैनेंद्र जी का। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे। अब आप देखिए, जैनेंद्र जी का यह उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है त्यागपत्र का? तो 1937 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। 35 में गोदान हुआ है, 37 में जैनेंद्र जी अपने उपन्यास को लिखे हुए थे। ये जो उपन्यास है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि पूरा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। त्यागपत्र का जो उपन्यास है मूलतः मृणाल की दर्द भरी कहानी है, जिसमें समाज की रूढ़ियों, कठोर नैतिक मान्यताओं एवं अमानवीय सामाजिक व्यवस्था का चित्रण हुआ है। और यह जो कथा है, यह कथा मृणाल के आरंभ होती है। ठीक है, मृणाल से ही आरंभ होती है और उसी के जीवन के अंत के साथ समाप्त हो जाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि मृणाल त्यागपत्र जो उपन्यास है वो मृणाल के जीवन पे ही टिकी हुई है। ठीक है, उन्हीं के जीवन के साथ शुरू होती है और फिर वहीं अंत हो जाती है। और आप जानेंगे कि ये जो मृणाल का त्यागपत्र है और ये इसका मूल विषय क्या है? ये है अनमेल विवाह। अनमेल विवाह के दुष्परिणाम की यह कहानी है दोस्तों। इसकी जो है कि अभागी है नायिका मृणाल के पति को उसके पूर्व प्रेम का पता चल जाता है। वो मतलब उसका पहला प्रेम हो रहा होगा, उसी का उसको उसके पति को पता चल जाता है और वह उसको घर से निकाल देता है। उसका भतीजा है प्रमोद, एक निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति है, किंतु पूर्ण सहानुभूति रखते हुए भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। उद्देश्य है दोस्तों, आप पूरी तरीके से जानिए कि इस त्यागपत्र उपन्यास का जो मूल उद्देश्य है वो है कि लेखक ने मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष एवं जीवन जीने की इच्छा को अभिव्यक्ति प्रदान की है दोस्तों। त्यागपत्र के जीवन की त्रासदी भी व्यक्ति और समाज की एक टकराहट और संघर्ष से उत्पन्न होती है। वह अपने मूल्यों, विचारों, मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहते हुए कष्टपूर्ण एवं कठिन जीवन मार्ग का अनुसरण करती है मृणाल। तो आपने देखा, मृणाल मुख्य पात्र है और पात्र अच्छे से आप समझ गए ये जीवन कहाँ पे इसकी कितनी दर्द भरी कहानी है। अब आप देखेंगे जैनेंद्र प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास जो बार बार क्रम से लगाने के लिए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे पूछ लिए जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो है कि परख है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम करवा देते हैं फिर पूरा उपन्यास पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहला जो इनका उपन्यास है परख है। परख ये 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इसके बाद सुनीता है। सुनीता सुनीता का जो प्रकाशन हुआ है 1935 ईस्वी में हुआ है। ठीक, अब आप देखेंगे सुनीता के पास तब ये है त्यागपत्र है। त्यागपत्र इसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ है। त्यागपत्र के बाद दोस्तों कल्याणी है। कल्याणी का जो प्रकाशन हुआ है 1939 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और कुछ इनके जो ये और सुखदा 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 जो इनका उपन्यास है उसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद देखेंगे विवर्त है 1953 में। व्यतीत है 1953 में। जयवर्धन जयवर्धन ये जो इनका उपन्यास है दोस्तों, ये पूछा गया था कि इसका उपन्यास है। आप देखेंगे ये जो है कि पीजीटी केबीएस में 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे सिंगल भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जयवर्धन का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1956 ईस्वी में। फिर आप देखेंगे मुक्तिबोध है 1965 में। अनंतर है 1968 में। और ये कुल मिला जुला के जो महत्वपूर्ण उपन्यास थे वो हम आपके सामने रख दिए। ठीक है, और जो है परख परख है सबसे पहले। इसकी जो मुख्य पात्रा है वो कट्टू है, और आप देखेंगे कट्टू और सत्यधन है। सुनीता का जो मुख्य पात्र है वो त्यागपत्र, और मृणाल में कल्याणी और सुखदा
ठीक है, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण इनके पात्र हैं। अब चलेंगे, हम देखने का प्रयास करेंगे पूरा उपन्यास हमारे साथ। आप देखिए, पूरा उपन्यास हम देखने का कार्य करेंगे। यहाँ से होता है प्रारंभ। सर एम सर एम दयाल जो इस प्रांत के चीफ जज थे और जजी त्याग कर इधर कई वर्षों से हरिद्वार में विरक्त जीवन बिता रहे थे। उनके स्वर्गवास का समाचार 2 महीने हुए पत्रों में छपा था। फिर पीछे उनके कागजों में उनके हस्ताक्षर के साथ एक पांडुलिपि पाई गई, जिनका संक्षिप्त सार इतस्ततः पत्रों में छप चुका है। उसे एक कहानी ही कहिए, मूल लेख अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी उल्था दिया हुआ है। कहानी में से स्थानों और व्यक्तियों के नाम कुछ ऐसे ही ऐहिक विवरण अनिवार्य न होने के कारण बदल या कम कर दिए गए हैं। ठीक है, ये रहा इनका छोटा सा परिचय। आप त्यागपत्र को पढ़िए यहाँ से। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूँ, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूँ, पर उस तराजू की ज़रूरतों को भी जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ, जिनके ऊपर राई रत्ती नाप जोख कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वे अपनी जाने मेरे वश का वह काम नहीं है। मेरी बुआ प्रतिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन हूँ, पर आज मेरा जी अकेले में उन्हीं के लिए 4 आंसू बहाता है। मैंने अपने चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाढ़ खड़ी करके खूब मजबूत जमा ली है, और अपवाद उसको पाकर मुझ तक नहीं आ सका। पर उन बुआ की याद जैसे मेरी सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या यह याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी पाकर बैठा हूँ। मुझको नहीं मालूम वह कैसे मरी, धुल धुल कर मरी। इतना तो जानता हूँ, इतना तो उनकी मौत के 10 वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय क्या उन्होंने अपने इस भतीजे को भी याद किया था? याद किया होगा, यह अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली घर पछाह की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी थी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती थी। पर नहीं, उस तो दौट के मुंह में नहीं बढ़ना होगा। बढ़े की गए फिर तो सारी कहानी उस मुंह में निगल कर समा जाएगी और उसमें से निकलना भी नसीब न होगा। इतना ही हम समझे कि माँ जितनी कुशल थी उतनी कोमल नहीं थी। बुआ पिताजी से काफ़ी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होंगी। मेरी माता के संरक्षण में मेरी ही भांति बुआ भी रहती थी। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के लभालब का विचार चला करता है। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। भाई पहले तो ओवरसियरी में युग प्रांत के उन जिलों में रहे, फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें वर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक राह रस्म की बात रह गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग सूख चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी थी। अकेली यह छोटी बुआ ही रह गई थी। पिताजी उनको बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं वह पूरी करते थे। पिताजी यह स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खास ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं हुआ कहा जा सकता, पर अर्थ गृहिणी का जो उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ ने वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ तब का रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है।
जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन नियत उसकी रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी सूरत पर रीछ रीछ जाते थे। खैर उस बात को छोड़ें, मेरी और बुआ की बहुत बनती थी। वह शहर के बड़े स्कूल में वक्धी में पढ़ने जाती थी और घर आकर जो नई शरारतें वहाँ होती, अकेले में सब मुझको सुनाती थी। आज मास्टर जी ने को ऐसा छकाया कि प्रमोद, तुझे क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं देखता रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हो जाता और मैं मुख्य भाव से मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। कहती, और प्रमोद, वह है नहीं गणित के मास्टर? शीला ने उनकी कुर्सी को गद्दी में पिन चुभो कर रख दी। शीला बड़ी नटखट है मास्टर जी, एक आंख तायने नहीं देखी। प्रमोद मास्टर देखते इस तरफ हैं तो वह आंख किसी और ही तरफ देखती। पिन जो चुभी तो खूब बिगड़े, डपट कर बोले, यह किसकी शरारत है? वह खड़ी हो जाए। सब लड़कियां सहमी बैठी रही। शीला ऐसी हो गई जैसे उद बिलाव के आगे मूसी। मास्टर ने वेद फटकार कर कहा, मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको गुस्सा बहुत था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। यह मुझको बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, यह मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी पहले तो मुझको देखते रहे, फिर कहा, यहाँ आओ। मैं चली गई। कहा, हाय, हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस फैली हथेली पर उन्होंने 3-4 बेंत मारे। मैंने समझा था कि मारेंगे, पर जब बेंत उन्होंने अपने हाथ में अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूँ प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। मैं उनकी उस आँख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे, पर वह आँख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर को एक बार तो जरूर ही देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करेगी? मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच का कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। वह मुझे एक ऐसे देखने लगी जैसे खा जाएगी। मैंने कहा, दूर पगली। उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रखे रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थी। शीला बड़ी पगली लड़की है। मैंने कहा, शीला क्या करती हैं? देख मास्टर की वही आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, पर नटखट भी है। हम दोनों बहनें बहनें ली हो बहनें ली हो गई हैं, पर शीला पगली है। स्कूल से मैं आने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लग कर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मारकर कहा, क्या है शीला, क्या है? वह फबक फबक कर रोती रही। बोली, कुछ नहीं प्रमोद, तुझे एक रोज़ शीला के घर ले चलूँगी, चलेगा? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आ जाता है, चिहुक पड़ती हैं। कहती हैं, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ सदा डर मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती थी। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वह किताब कापियाँ अपनी बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्द्वंद। बस माँ के सामने जरा सकुचाई रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। वह कैसे मुझे कपड़ा पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, जैसे प्यार करती और कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती। यह सभी कुछ याद आता है। धीमे धीमे हम बड़े होते गए। बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति में बड़ा ढाढ़स रहता था और मैं उनके साथ के लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वह मुझे मिलती, बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों भैया? प्रमोद,
तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे। कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया कहती, और कुछ भी और न कहती, सिर्फ गधा कहती। वह 9वीं क्लास में थी या 10वीं में, मुझे ठीक से याद नहीं है। मेरी 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के वश में था। वह मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया। वह मुझे अब उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती। वह अब मुझसे बातें अधिक नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? वह कहती, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर जैसे उनसे मेरी ओर न देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, तुम हमें कुछ बताती नहीं हो। इस पर मेरे दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से मुझे धीरे से आ, चमन मारकर कहती है न प्रमोद बाबू पगला पागल। मैंने उस समय यह भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों की चुपचाप देख रही हैं। कभी पतंगों के पेच देखती हैं और कभी और कटी हुई पतंग पर जब तक वह ओझल न हो जाए आंख गाड़े रहती हैं, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम काटे ही खींचती हैं। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुक जाता। जब उन्हें आकर मेरे यहाँ वहाँ खड़े होने का बोध होता तो चौकी से एकदम कहती, अरे प्रमोद तू कहाँ था? यहीं था? क्यों रे, तू अब मुझसे बोलता भी नहीं है। मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उसके बराबर बैठ जाता। वह सनय सनय मुझको अपने ऊपर ही लुढ़का लेती, कहती, देख पतंग। थोड़ी देर बाद कहती, तुझे पतंग अच्छी लगती है? मैं कहता, हाँ, तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर वह एकाएक मुझे अंग में भर कर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे कि खूब दूर सबसे ऊंची उड़ाएगा पतंग। मैं कहता, पैसे दो, मैं लाऊं? वह थोड़ी देर मुझे देखती रहती। वह दृष्टि अब बोझ होती थी, मानो मैं उन्हें देख ही नहीं रहा हूँ। मुझसे आर पार होकर जाने वह क्या देख रही हैं। फिर एकाएक शिथिल पड़कर कुछ लजा कर कहती, चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। वहीं दिनों की बात है, एक रोज स्कूल से वह काफ़ी देर से लौटी। माँ ने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी। वह प्रसन्न थी और किसी काम में उनका जी नहीं लगता था। उन्होंने मुझसे तरह तरह के प्रस्ताव किए, तरह तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए, चलोगे? बताओ मुझे, मिठाई कौन सी अच्छी लगती है? घेवर भी कोई मिठाई है अच्छी? देखो तुम पतंग नहीं लाए ना? प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी। तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा? चल। पर तुम प्रमोद, यहाँ क्या कमरे में बैठना, चलकर ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों? एक बात कहती थी कि झट भूल जाती थी। उस समय उनके मन में ठहरता कुछ नहीं था, न विचार न अभिचार, जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का बस उड़ उड़ आना चाहता हो। वह बेबात हंसती थी और बेबात मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती थी। उस दिन वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा, बुआ आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ बुआ, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी? सीली मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, मेरी तो बुआ हो, मैं नहीं बुआ होना चाहती। बुआ, छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोल कर वह आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को मुझे बहुत देर तक अपने से
जो है चिपटाए रही। पूछने लगी, प्रमोद तू मुझे प्यार करता है? सुन कर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उसकी छाती से घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वह बोली, प्रमोद मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज इतनी देर हुई कि नौकरों को भेजना पड़ा और वह उन्हें शीला के घर से बुला कर लाया। उससे तीसरे रोज की बात है, मैं बाहर से घर में आया था, देखता हूँ कि माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल 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 ला, बेत तो ला। मैं सुनकर वहीं खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्लाकर कहा, सुनता नहीं है, जा बेत ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे में से उठा लाकर वेत मैंने दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे सुने पीछे वाली कोठरी में लौट कर चली गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बेत से किसी के पीटे जाने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। मैं वहाँ गड़ा सा रह गया। बेत की पहली चोट तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी, उसके बाद रोने कलपने की आवाज़ मुझे नहीं आई। बेत तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ कहीं बुआ तो नहीं है, पर वह संदेह न टल सका न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन सुन्न पड़ गया था और वह देर मुझे असहा हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। उनके ओठ नीले थे और जिस हाथ में बेत था वह काँप रहा था। उनका चेहरा मानो राख से पुत गया था। ऐसा लगता था कि माँ अगले क्षण अपने को ही बेत से न उधेड़ने लगे, मानो अपने को नहीं मार रही हैं तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। वह मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथ से बेत को दलान में फेंक दिया। बेत मेरे पास आकर गिर गया। मेरी कुछ भी समझ में न आ रहा था। मैं सकपकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहसपूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूँ कि वहाँ बुआ औंधी हुई पड़ी हैं। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई है और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं, कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी हैं, न रोती हैं न सुबकती हैं। बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहाँ थोड़ी देर खड़ा रहना भी असहा हो गया। मुझसे कुछ भी नहीं बोला गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहाँ थोड़ा रो लेता तो ठीक होता, पर वह संभव न हुआ। मैं दबे पांव लौट आया। वह दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। इसके 5-6 महीने के बाद बुआ का ब्याह हो गया। माँ ने जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। वह उस दिन से सीने पिरोने और झाड़ने बुहारने और इसी तरह के और कामों में शांत भाव से लगी रहती थी। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात के मतलब न था। न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया नया पहनती तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती थी। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबूजी का भी भारी चेहरा हो आया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं, पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचलता देखकर मानो फिर स्वयं अपने मुंह लटका रहते हैं। माँ का अजब हाल है। मुझे काम बेकाम डांटती फटकारती रहती है। नौकरों को तो बहुत ही झिड़कियाँ सुननी होती है। बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ा कर जाने अस्फुट भाव से कहा करती है, फिर एकाएक पड़ती है। मैं सामने हुआ, मुझ पर टूट पड़ी। आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती। आजकल के लड़के बस काम चोर होते जाते हैं। अथवा कहती है, कहाँ गया है वह बंसी? नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा, 1 रुपया जुर्माना, ये नौकर हरामी होते जाते हैं। ऐसी बातें हर दिन कुछ न कुछ सुन पड़ती है। पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती, सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ब्याह के दिन आते गए और ब्याह हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपका कर बहुत आंसू
रोती रही। समझाने लगी, भैया प्रमोद, बड़ों की आज्ञा सदा माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए, अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं प्रमोद, तू एक दिन बड़ा आदमी होगा। मैं यूँ तो काफ़ी बड़ा हो चला था, निरा बच्चा अब नहीं था, तो भी मैं उस समय बुआ के उस अंक में चुपचाप सावक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद, मेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंखें भीग आई थी, लेकिन मैंने यह बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुँह दुबका कर वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाते समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचल कर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया, कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। माँ से कह दिया कि तू राक्षस है और मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूँगा। इस पर बाबूजी ने वहीं के वहीं मुझे 2-3 चपत जमा दिए, पर मैं नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उनके पैरों के बिछुआओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने मुझे पैरों पर से उठाया। घूंघट के भीतर उनकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी। बुआ ने मेरी ठोडी हाथ में लेकर मेरे मुंह की तरफ देखती हुई कहा, प्रमोद, तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊँगी। बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हठ बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी? जल्दी आओगी, मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी, उनका मुंह सूखा था। उनको देखकर जी हो आया कि क्यों मैं उनके गले नहीं लग जाऊं और कहूँ, माँ माँ, उनकी ठोडी हाथ में लेकर कहूँ, मेरी माँ, मेरी माँ। इतने में बुआ मेरे हाथ में एक रेशम का रुमाल थमाया और एक झपट में वहाँ से चली गई। मैं संभल भी न पाया था कि द्वार से आगे से मोटर जा चुकी। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एकाएक सूनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज़्यादा मालूम होती थी। डील डॉल में खांसे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि उनका यह दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल से आई, मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद, देखिएगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उस वस्तुओं को देखने को इतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बातें करें, जैसे पहले खुद दुख सुख की बातें करती थी। वैसे आप भी बतावें कि जिस ससुराल से वहाँ आई हैं, वहाँ उनका क्या हाल रहा? चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है? अनमनापन क्यों आजकल उनकी तबीयत में रहता है? बुआ, मैं वही प्रमोद हूँ। देखो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम कह कर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ, जो तुम्हें दुख देता हूँ उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज़ वीज़ नहीं देखनी। बुआ, मेरी इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल नहीं समझाओगी? बिना बोले मैं उन्हें यह सब कह देना चाहता। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीज़ें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है? मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई, बोली, यह तू बोल कैसे रहा है? क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है? मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद वह बात छू गई, बोली, कैसा बोलता है रे? पहले जरा नहीं मानती हूँ? पहले जैसा नहीं मानती हूँ तो भला कैसे मानती हूँ? पराया मानती हूँ? यह सुनकर स्तब्ध भाव से वह मुझे देखती रह गई। खींच कर अपनी गोद में मुझे लिटा कर बोली, प्रमोद, सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। मेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया, पर मुझे यहाँ जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं। तू एक काम करेगा? मैं बड़ी उत्सुकता से ऊपर उनके मुंह की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम
तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो प्रमोद बनकर मैंने यह जन्म पाया, क्यों करेगा? दोबारा यह प्रश्न सुनकर मैं तत्परता से उनकी गोद में उठ बैठा। कहा, अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एकटक मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ। मैं ज़रूर करूँगा। शीला के जाऊँगा। जाकर क्या करेगा? मैं असमंजस में उनकी ओर देखता रह गया। वह बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं है। उसके बाद मानो हठपूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें मुझे दिखाने लगी, और चीज़ों में एक छोटी बंदूक भी थी। वह मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है? मैंने कहा, बंदूक से कौओं को मारा करूँगा। कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ। मरना क्या होता है? क्या रे, तू जानता है? जानता हूँ। भला क्या होता है? मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस आई, फिर चुप हो रही, फिर बोली, मैं मर जाऊं तो तुझे क्या करे? तू क्या करे? मैं कोई जवाब नहीं दिया, बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करे, यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता? मैं बड़े मज़े में मर सकता हूँ। बुआ को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं, पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद मैं जी ही नहीं सकता। जीऊँगा ही नहीं, लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँ कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज़ एक कागज़ लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था, उसके कोई बड़े भाई हैं, यह मैं नहीं जानता था। कागज़ उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज़ उन्हें दिया, तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चुम्मा गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीज़ें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज़ आया करूँ। शीला के भाई ने भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद। बड़े बहादुर हो तुम। यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज़ अपनी बुआ को ही देना है ना? कागज़ मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो भी मैं पहले बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th क्लास? खूब। प्रमोद जाकर कहना, मैं अभी 1 महीना यही हूँ, समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं 1 महीना यही हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं जो खत दिया था वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज़ मोड़ कर दे दिया था, पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोल कर देखा। उसके अंदर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी मैं भी कभी ऐसी सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माय डियर तो मुझको इतना अच्छा लिखा हुआ मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने में लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास ही खड़ा है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ से आंख हटाई, खत को धीमे धीमे तकिया और मुझको देखा। मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही थी, मानो सब भूल गई थी। भूल गई कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबूझ भाव से मुझे देखते रहकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में कर दिया। मानो वह कुछ नहीं कर रही, जाने कौन करा रहा है। हल्की हल्की चैतन्य उन्हें लौटा, मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद अब तू वहाँ कभी मत जाना। मुझसे जवाब लाने को किसने कहा था?
तो इससे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी का कोई खत लाने की ज़रूरत नहीं है, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा था। वह बोली, तू इतना अनसमझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ, जानता हूँ। बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुपचाप था। तू जानता है दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुझा बुआ को देखकर, उनकी उस क्षण भर में होकर, उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबूझ मुस्कान को देखकर मेरे मन की पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं कि उनका जी हल्का हो, और नहीं तो उनके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई कहाँ है, कि वह अभी 1 महीना यही है, और कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर वह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मेरे डाल का कौल झूठा नहीं होता। बुआ ने यह ऐसे कहा कि मानो अभी काफ़ी नहीं हुआ, अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना न होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों-ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाहें कुछ बदती सी जाती थी। जहाँ देखती देखती रह जाती थी, जैसे सामने उन्हें और कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता और वह भाग्य चिन्हा नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोक कर भी उत्तर मांगती हुए कि मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या? अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ जी तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अन बिछे तख्त पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, दाब रहा था, दाबता रहा। बोली, अब रहने दो। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं हो। सुनकर मेरी ओर उनकी दृष्टि बढ़ गई। कुछ रुक कर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा। मैं क्यों न ले आता। उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में एक नाम लिख कर दे दिया और मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ गया। पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमका कर बोले, यह क्या है? बुआ दवाई मंगाई है? दवा? हाँ दवा, उनके सिर में दर्द है। शीला के भाई ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जोर जोर से कमरे में इधर से उधर टहलने लगे। कागज मुड़ तुड़ मुड़ कर उनके हाथों में चिंदी हो गया। उस कागज की चिंदी पर उनकी चुटकी सख्ती से कस गई, ऐसी कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव होने लगे। कुछ देर बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई यह सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से वह बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल देख नहीं सकता हूँ। प्रमोद, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं जीजी, छत से गिरकर मर जाएंगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मेरे मुंह पर मानो ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दाबी कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों से जोर से उस छोटे से टुकड़े कागज के हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको गोड़ी मोड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, यह है दवा, जाओ ले जाओ। उसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए। मेरा मन उनकी तरफ खुला नहीं, न उन्होंने ही मुझे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफ़र की सब सुख सुविधाएं का प्रबंध कर दिया। बुआ को तनिक कष्ट न होगा। यहाँ से जगह 300 मील की है, तो मोटर में जाएंगे। न हुआ तो रास्ते में 2-1 जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले जगह जगह है ही। पिताजी निश्चित रहे कि फूफा फूफा हमारी बुआ को जरा भी किसी तरह की तकलीफ न होने देंगे। पिता ने कहा, अच्छा अच्छा। लेकिन फूफा ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए,
उन्हें तकलीफ किसी किस्म की न होगी। तब पिता ने कहा, उसकी तबीयत जरा। फूफा ने बताया, यहाँ की आबोहवा किसी कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वहाँ है कि अगले रोज फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा ले गए। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। मैं वहाँ स्कूल में दाखिला हुआ और एक क्लास ऊपर चढ़ गया। बुआ मुझे भूलती न थी। उनके खत आते थे पर वे संक्षिप्त होते थे। माँ से मालूम होता था कि बुआ अच्छी हैं और खत में और कुछ नहीं लिखा है। बाबूजी से बुआ की चर्चा चलाता तो वह अधिकतर चुप रह जाते थे। उनका मन सुखी नहीं था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। मैं कहता, बाबूजी मुझे भेज दीजिए, मैं बुआ को ले आऊँगा। वह दिलचस्पी लेकर कहते, तू जाएगा? लेकिन देखते देखते वह सब दिलचस्पी लीन हो जाती और कहते, वहाँ जाएगा तू मृणाल तो अपने घर की है, अपने सुख से रहे, हमें क्या? ब्याह से कोई 8-10 महीने बाद की बात होगी। देखते क्या है कि बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर लड़के के साथ घर चली आई। पिताजी इस बात से अप्रसन्न हुए, पर क्या वह प्रसन्न भी नहीं हुए? माँ ने कोई नाराजगी नहीं प्रकट की, बल्कि उन्होंने तो परोक्ष में फूफा को काफी सर्द गर्म तक कह डाला। बुआ आई तो मेरे तो पुराने दिन ही लौट आए, पर मैं देखता कि बुआ में बहुत परिवर्तन होता जाता है। उनकी तबीयत गिर गई नहीं। उनकी तबीयत अ, फिर नहीं है। इस घड़ी खुश बोल रही हैं तो अगली घड़ी अंधेरे में अकेले जाकर चुप पड़ जाती हैं। उनकी शारीरिक अवस्था भी ठीक नहीं थी। सारी देह पीली पड़ी और उनको गर्भ था। जी मिचलाया रहता था और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता था। हर बात से अरुचि मालूम होती थी। मैंने अकेले में उनके पास बैठकर पूछा, अब तो यहीं रहोगी ना बुआ? जल्दी तो नहीं जाओगी? बुआ ने कहा, नहीं जाऊंगी, पर मुझसे आने जाने की बात क्यों करता है? अपने पढ़ने लिखने की बात किया कर कहते कहते आंखें उनकी जाने कैसी हो आई थी और वाड़ी काँप कर रुकना चाहती थी। मैंने अपनी समझ में जाने क्या कुछ समझकर कहा तो बुआ, वहाँ जाने की कभी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगा। बुआ कहा, भला किस जोर से नहीं जाने देगा? बस कह दिया नहीं जाने दूंगा। बुआ व्यंग में हंसी, तो रोकने की बात करता है तो पहले क्यों नहीं रोक लिया था? अब किया कुछ नहीं हो सकता। उनकी उस समय की मुद्रा देखकर मुझे जोश हो आया। बोला, क्यों कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। देखो फूफा कैसे ले जाते हैं। बुआ ने कहा, बड़े पीर बनते हो प्रमोद, पर इस बारे में बुआ से क्या कुछ भी पूछने को नहीं है। वह बुआ यहाँ की नहीं है, कहीं की है। अपने फूफा की चीज़ को छीनने वाले तुम होते कौन हो? मैं उन सारी बातों के मर्म को नहीं समझ सका था, लेकिन बुआ की बाड़ी की वेदना मुझे छुए बिना न रहती थी। मैं जान गया था कि अपनी ससुराल की याद पर उन्हें कष्ट होता है, लेकिन फिर इसमें दुविधा की क्या बात है? वहाँ जगह नहीं पसंद है तो वहाँ ना जाएं, बस। लेकिन जिस आसानी से मैंने बस कह दिया, वैसी सरल बात नहीं थी। यह मैं आज खूब अच्छी तरह जानता हूँ। विवाह की ग्रंथि ढोके बीच की ही ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाह चाहने से कि क्या टूटती है? विवाह आ, भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यूं टाले टल सकता है? वह गांठ है जो बधी कि खुल नहीं सकती। टूटे भले ही जाए, लेकिन टूटना कब किसका श्रेयस्कर है? पर 8वीं का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी मैं यह सब नहीं जानता था। इसलिए उस समय अति संपूर्ण भाव से मैंने बुआ को आश्वासन दे दिया कि वह सदा इसी घर में रहेंगी। देखो कौन फूफा होते हैं जो ले जाए। ऐसा मन न करो बुआ, फिक्र क्या है? यह प्रमोद बड़ा होकर खूब कमाएगा और तुम्हारी खूब सेवा करेगा और तुम्हें कुछ कष्ट न होने देगा। बुआ को बिल्कुल भी मेरी बातें से ढाढ़स नहीं हुआ। यह भी नहीं कह सकता तब क्या उसके मुख पर हठात कुछ संतोष की आभा नहीं आ झलकी? अति हल्के हंसकर बोली, तू ऐसा वीर है प्रमोद,
तो मेरी नैया पार लग जाएगी। क्यों? अब यह बता कि तू अपनी क्लास में अव्वल है या नहीं? अव्वल हूँ कि फिसड्डी हूँ? लेकिन उस समय तो मैं यह देखना चाहता था कि बुआ के मन में कोई चिंता क्लेश नहीं रह गया। मैंने पूछा, तुम सच बताओ, वहाँ जाना चाहती हो या नहीं? बुआ ने कहा, सच बताओ? हाँ बिल्कुल सच सच बताओ। बुआ हंसकर कहा, क्यों सच सच बताओ? मैं नाराज होकर कहा, नहीं बताओगी? बोली, अच्छा सच सच बताती हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, रखेगा? यह कहकर उन्होंने ऐसे देखा कि मैं झेप गया और तब उन्होंने मुझे खींचकर अपनी गोद में ले लिया। फिर एकाएक मुझे अपने से चिपटा कर बोली, एक बात बता, तुझे बेत खाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, बेत? बोली, मैं एक बार तुझे बेत से पीटना चाहती हूँ, देखूंगी तुझे कितना अच्छा लगता है। बुआ अजब तरीके से बातें कर रही थी। मैंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? बोली, सच सच कहती हूँ प्रमोद, किसी और से नहीं कहा, तुझे कहती हूँ, बेत खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। न यहाँ अच्छा लगता है न वहाँ अच्छा लगता है। मैं आश्चर्य में रह गया। बोला, क्या कहती हो बुआ? वह मारते हैं? हाँ मारते हैं, बेत से मारते हैं। हाँ बेत से मारते हैं? क्यों मारते हैं? मैं खराब हूँ इसलिए मारते हैं। सुनकर मुझसे उस समय बुआ के चेहरे की ओर देखा नहीं गया। आवेग से भरकर मैंने अपना मुंह उनकी छाती में दुबका लिया। वहां दुबका हुआ मैं चाहने लगा कि बुआ को अपनी गोद में ले लेता और धीमे धीमे उनके माथे पर थपकी देकर कहता, सब वह सब भूल जाओ बुआ, बुआ खराब सब भूल जाओ। वह भी जगह है जहाँ कोई खराब नहीं है और जहाँ कोई वेत नहीं, हम दोनों वहीं चलकर रहेंगे। यह सोचता हुआ मैं बुआ की छाती में चिपका रहा। मुझे मालूम हुआ कि बुआ के मन में उच्छ्वास भराया है और उनकी आंखों की एकाध बूंद भी मुझ पर गिरी। मुझे सारी बातें ज्ञात नहीं, लेकिन पिता और फूफा में कुछ पत्र व्यवहार हुआ था। पत्र व्यवहार काफी लंबा हुआ। 3 महीने बुआ हमारे ही यहाँ रही। अंत में निर्णय हुआ कि फूफा उन्हें ले जा सकते हैं। पिता शायद इस बात के लिए तैयार हुए थे कि अगर आइंदा इस तरह बुआ बिना फूफा की मर्जी चली आएंगी तो वह अपने घर में आश्रय न देंगे। फूफा ने पिता के सामने अपनी पत्नी पर कुछ अभियोग भी लगाए थे, जिनको फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना पूर्वक वापस भी ले लिया था। एक बार मैं बाबूजी के पास था, तभी बुआ वहां आई। आकर चुपचाप एक तरफ एक बिछे तख्त पर बैठ गई। बाबूजी ने कहा, मृणाल कहो कैसी तबीयत है? अच्छी है। यहाँ शायद तुम्हारा मन नहीं लगता मालूम होता है। मृणाल चुप। उनकी इस इतवार को आने की चिट्ठी आई है, 5 रोज है। मिनी देखो, अब ऐसी गलती मत करना। वह आदमी भले हैं, इससे बात बन भी गई, नहीं तो बेटा ऐसा किया करते हैं। थोड़ी बहुत लड़ झगड़ होती ही है, पर पति के घर के अलावा स्त्री को और क्या आसरा है? यह झूठ नहीं है मृणाल कि पत्नी का धर्म पति है, घर पति गृह है, उसका धर्म कर्म और उसका मोक्ष भी वही है। समझती तो हो बेटा? कहते कहते पिताजी की बाड़ी क्षमा प्रार्थनी हो गई थी। बुआ चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा, कहो कहो मृणाल, तुम कुछ कहना चाहती हो? बुआ ने कहा, मेरा जी अच्छा नहीं रहता, मैं अभी जाना चाहती हूँ। अभी नहीं जाना चाहती हो? मृणाल चुप। लेकिन वह तो अभी ही ले जाना चाहते हैं। चुप। बाबूजी इस चुप्पी पर कुछ अस्थिर हो गए। उन्होंने पहले तो मुझे देखकर कहा, जाओ प्रमोद, अपना सब सब देखो। मैं तुरंत नहीं उठ गया। इस पर नाराज होकर बोले, सुनते नहीं हो? आओ। मैं कमरे से तो बाहर आ गया, लेकिन पूरी तरह चला नहीं गया। उसके बाद पिताजी ने कहा, सुनो मृणाल, अभी भेजने की मेरी भी राय नहीं थी। तुम्हारी हालत नाजुक है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मृणाल कुछ नहीं बोली। बाबूजी कमरे में टहलने लगे। कुछ देर तक वह भी कुछ नहीं बोले। फिर कहा, मिनी सच बताओ क्या बात है? यह कहकर कुछ ठहरे। मृणाल चुप रही तो फिर टहलने लगे। एकाएक रुककर बोले, मृणाल मैं देखता हूँ तुम्हें तकलीफ है, बताओगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगा, क्या कहूँ करूँगा? मिनी मुझे पिताजी की तो क्या याद होगी, तू नन्ही सी थी तभी पिताजी उठ गए। माँ तो तैने देखी ही कब है, सबकी जगह मैं ही तेरे लिए रह गया। मुझसे न कहेगी तो किससे कहेगी? मृणाल बेटा सच सच बता, क्या बात है? बुआ ने कहा, कुछ भी बात नहीं है बाबूजी, पर मैं जाना नहीं चाहती।
जाना नहीं चाहती हो यह तो मैं देखता हूँ, पर भला ऐसा कहीं होता है? और कब तक नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाओगी। जाऊंगी। बाबूजी ने कुछ खींच खींच कर कहा। तो क्या करोगी? आप यहाँ से निकाल देंगे तो वहाँ से भी निकल निकल जाऊंगी। बाबूजी को इस पर रोष हो आया। बोले, कहाँ निकल जाओगी? पिताजी मुझे नहीं छोड़ छोड़ जहाँ चले गए हैं, कोई राह बता दे तो मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। पिताजी के फर्श पर जोर जोर से चलने की आवाज़ मुझे अवश्य आई। दो एक बार खांसने की भी आवाज़ आई, मानो कुछ बार बार गले में भर आता हो। 2 3 5 4 5 मिनट में प्रतीक्षा में रहा। पिताजी के तेज कदमों की धमक, खांसी और कभी जोर से उठता हुआ उनका उच्छ्वास ही मुझे सुनाई दिया। आखिर मैं वहां से खिसक कर चला आया। इसके बाद मिलने पर मैंने बुआ से पूछा, बुआ पिताजी भेजने को कहते हैं? बुआ डपट कर कहा, चुप रहा करो। जी प्रमोद, अपने काम से काम रखा करो। मुझे उनका यह गुस्सा बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं भी उस दिन तुनक कर अपने अलग अलग रहा, पर संध्या समय अचानक वह मुझे अपने गले लगाकर रोने को हो गई। बोली, तू रूठ गया प्रमोद? थोड़ी देर बाद अपने आप कहने लगी, बाबूजी मुझे भेजने को कह रहे हैं, चली जाऊं? मैं क्या जवाब देता? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे चले जाना चाहिए क्या प्रमोद? मुझे चुप देख फिर वह बोली, अच्छा जाने दे इस बात को। यह बता, मैं चली गई तो तू मुझे याद करेगा? उस समय मैंने कहा, बुआ मैं तुझे पीछे बहुत याद करता था, मर जाऊं तो भी याद करेगा। मैं तब समझदार था। कहा, ऐसी बात मत करो बुआ, मैं नहीं सुनना चाहता। अच्छी एक बात बता, तू बड़ा हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगी, तू आएगा? फौरन आऊंगा, कैसी भी हालत में हुई तो आएगा? हाँ आऊंगा। तो सुन, मैं कहती हूँ तू नहीं आएगा तो तुझे बुलाऊंगी ही नहीं। कहती हूँ तुम सब लोग मुझे भूल जाना। मैं जैसी गई वैसी मरी। इसके बाद मैं तुम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद बुआ ने मुझसे पूछा, तू जानता है पति का घर क्या होता है? मैंने कहा कि मैं नहीं जानता। स्वर्ग होता है। मैंने मान लिया कि स्वर्ग होता है, लेकिन मेरे इस सहज भाव से मान लेने से उन्हें जैसे सांत्वना नहीं हुई। बोली, वह स्वर्ग ही होता है। जिसके लिए ऐसा नहीं है वह अभागिनी है। मुझे चुप देख वह आगे बोली, जानता है स्वर्ग क्या होता है? जल्दी से अपने आप ही बोली, स्वर्ग बड़े आराम की जगह होती, वहाँ देवता रहते हैं। अगले सवेरे उनकी अवस्था बिल्कुल प्रकृतिस्थ मालूम होती थी। उन्होंने माँ से कहा कि धोबी के कपड़ों के लिए कह दे इतवार तक आ जाए, क्योंकि फिर जाना है। 2 4 छोटी मोटी चीज़ें भी बाजार से मंगाने को कही। उस समय वह अपने सामान को ठीक सगवाने में प्रवृत्त दिखने लगी। इस बक्स का सामान उसमें हो रहा है, उसका इसमें हो रहा है। इस बार पुस्तक कोई साथ नहीं ले जाएंगी। पुस्तकें अच्छी चीज़ नहीं होती, उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनसे समय बर्बाद होता है। नहीं, इस बार न गई न किसी प्रकार की पुरानी किताबें बुआ को चाहिए। दोपहर तक वह इसी प्रकार प्रवृत्ति दिखी। फिर खाना खाकर जो लेटी थी, सिर में जोर का दर्द आया। मैंने कहा, बुआ क्या है? बोली, सिर में दर्द है, माथा दाब दो। नहीं, बाम लगा लो। नहीं, यूं डी कोलोन की पट्टी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं। मालूम न हुआ कि उन्हें 2 3 रोज से सख्त कब्ज है, पेट पत्थर हो रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर? बोली, कोई डॉक्टर फाक्टर नहीं। मैंने कहा, फिर? बोली, सब ठीक हो जाएगा। दर्द बढ़ता ही गया। तीसरा पहर होते होते छटपटाने की नौबत आ गई, लेकिन वह अकेली पड़ी रही, किसी को पास नहीं बुलाया। मैं कई बार बाबूजी को कहने को उद्यत हुआ, पर बुआ ने ऐसी झिड़की दी कि मेरी हिम्मत न हुई। अब उनको पेट में भी तकलीफ मालूम होती थी। दर्द रह रह कर उठता था, जैसे कोई भीतर बैठ दम लेकर आते ऐठ रहा हो। दर्द के मारे उनकी आकृति भयंकर उठती थी। मैं नहीं जानता कि मैं किस प्रकार सब सह गया और खबर किसी को न दी। मैंने कहने जाने को उद्यत होता था और वह अपनी कसम दिलाकर मुझे रोक लेती थी। कहते कहते मैं उठती कि तुझे मेरी मौत का ही पातक लगे जो
तो किसी से कहे। मैंने कहा फिर कैसे होगा? बोली पेट का दर्द है, अपने आप सब साफ हो जाएगा। देख बाजार जाए तो जरा जमाल घोटा ले आना, याद रहेगा जमाल घोटा। मैं अब बुआ के बारे में संकित हो गया था। पूछा यह क्या चीज़ होती है? इस दर्द में भी तनिक हंसकर उन्होंने कहा, तू अक्लमंद हो रहा है प्रमोद, पर वह मरने की चीज़ नहीं होती। ले तो आएगा ना? मैंने पूछा। उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, हो जाएगा। जमाल घोटे के सेवन से उनकी तबीयत जो हाल हुआ वह कहना वृथा है। माता पिता दोनों चिंतित हो गए। मैंने भय के मारे कुछ नहीं कहा। आशंका हो गई कि कहीं गर्भ न जाता रहे। वह तो न गया, पर और सब कुछ हो गया। 3 रोज में उनका ऐसा मुंह निकल आया कि तरस आता था, जैसे मर कर जी हूँ। करुणा होती थी, लेकिन करुणा हद लाग कर क्रोध हो जाती है क्या? गुस्से में भरकर मैंने बुआ को खूब सख्त सुस्त कहा। सुनती रही। फिर वो बोली, तू भी मुझे ही कहेगा प्रमोद? और नहीं तो किसे कहूँगा? अच्छा तू भी कह ले। बुआ कुछ ऐसे भाव से यह बात कही कि मेरा काठिन्य अपने में ही कुंठित हो रहा। मैं कातर हो आया। कहा, फिर ये तुमने क्या किया बुआ? क्या किया? मैं जानता हूँ, जो हुआ तुमने ही किया है। इस पर कुछ देर बदी निगाह से मेरी ओर देखते रहकर बोली, सच जान प्रबोध, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है, मुझे कुछ ठीक सूझता नहीं। मैं जो कहती हूँ क्या जानती हूँ, यहाँ मुझे कोई भी तो बताने वाला नहीं है अपने मन की। मैं किससे कहूँ प्रमोद? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे मैं तू भी मुझे दोष देगा तो मैं क्या करूँगी? उनकी बात मर्म मेरी कुछ समझ में ना आया, पर मेरा मन विधा से घिर गया। मैंने कहा, तुम क्या चाहती हो? क्या चाहूँ? अपने तन को क्यों खोती हो? तन को खोती हो? मैं नहीं जानती। क्या क्या? अच्छा बताओ, तन क्या करूँ? मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट कुछ ऐसा था कि केंद्रहीन हेतु को। मैंने कहा, देखो बुआ, तुम बाबूजी से मजबूती के साथ क्यों नहीं कह देती हो? दबना किसका? फिर मैं देख लूँगा कौन जबरदस्ती करता है। बुआ विचित्र भाव से मुझे देखने लगी, फिर बोली, क्या कह दूँ? कैसे जबरदस्ती? यह तू सब कह क्या रहा है प्रमोद? तू अभी कुछ नहीं जानता, तू बच्चा है। अपने को बच्चा सुनकर मुझे जोश आ गया। मैंने कहा, हाँ बच्चा हूँ और मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बार तुम खुलकर कह दो कि तुम्हें नहीं जाना चाहती हो, तो मैं देख लूँगा कौन फूफा है जो ले जाते हैं। तुम समझती हो कि मैं कुछ नहीं हूँ। बुआ जाने क्यों उस समय भय से मर गई। बोली, छी भैया, ऐसी बात कहते हो? कन्या जात क्या अपने पिता के घर की होती है? मैं कोई निराली जन्मी हूँ? तिस पर भाई तू ही बता, मेरे पिता कहाँ हैं? वह होते। मैंने अवश्य भाव से मानो चिल्लाकर कहा, कौन पिता? कैसी पिता? कैसी बात करती हो बुआ? बाबूजी तुम्हारे नहीं है? अम्मा नहीं है? मैं नहीं हूँ? बुआ ने धीरे से कहा, कोई नहीं है। मैंने उस समय उनके कंठ से लगकर कहा, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। उन्होंने मुझे आलिंगन में बांध लिया। कहा, तू है भैया, तू है ही तो है, नहीं तो मैं यह पेट का कुकर्म लिए यहाँ क्यों जी रही हूँ? इतवार को फूफा आ गए। उन्हें बुआ की हालत देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि इस जगह का पानी उन्हें माफिक आया नहीं मालूम होता। देखिए ना क्या हालत हो गई है। क्या हो गया था? दस्त, 3 रोज तक दस्त। और के उफ, डॉक्टर कौन था? यह जगह क्या है कि डॉक्टर भी सलीके के नहीं मिल सकते? जिले के सिविल सर्जन। फूफा परेशानी में अधीर थे। बुआ की अवस्था पर उनकी आलोचना उनके मन की व्यग्रता और चिंता प्रकट करती थी। मेरे सामने उन्होंने बाबूजी को कहा कि ऐसी हालत में मुझे तार क्यों नहीं कर दिया गया? मैं सब बंदोबस्त कर देता। हमारे यहाँ का पानी और घी दूध कैसा है आप जानते ही हैं। मसल है घी और मसर पछा का। कैसी ही गिरी तबीयत हो, वहाँ देखते देखते संभल जाती। पिताजी से कुछ विशेष उत्तर नहीं बन पड़े। ऐसा मालूम होता था कि उन्हें स्वीकार है कि बेशक उन्हीं का अपराध है। पिताजी ने 2-1 बार कहा कि खैर हालत कमज़ोर है, कुछ दिन ठहर कर ले जाएं तो क्या बेहतर न होगा? पर हालत कमज़ोर है तब तो फूफा का कर्तव्य और भी स्पष्ट हो जाता है। आप ही सोचिए, ऐसी हालत में उन्हें छोड़ जाना कहाँ तक मुनासिब है? पर आप देखिएगा कि वहाँ पहुँचकर थोड़े दिनों में ही तबीयत हरी हो जाती। और सच पूछिए तो छोटे मोटे रोगों की परवाह करना उनकी परवरिश करना है।
सो दवाइयों का एक दवा है बेफिक्री। फूफा ने फिर कहा, आपने उन्हें समझा तो दिया ही होगा, जरा सेहत का ख्याल रखा करें और दुनिया का भी जरा लिहाज रखना चाहिए। आप जानिए, बहू बेटियों की चलन की रीति नीति हुआ करती है। अपने को तो वही पुराने अकीदे हैं, अपना कुल सील चला जाता है, वह न निभा तो फिर क्या रह गया। जरा ये बात समझा देनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कहता ही हूँ, लेकिन आप जानिए, आपकी बात का मुझसे कहीं अधिक असर होगा। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं क्या समझता हुआ, क्या नहीं समझता हूँगा। फिर भी वह बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मालूम हो रही थी। जी में कुछ बेमतलब गुस्सा चढ़ता आता था। जी होता था कि वहीं के वहीं कोई दुस्साहस अभिनय सविनय कर डालूं। ऐसे भाव की कोई वजह न थी, पर बाबूजी की कुछ दबी हुई स्थिति की झलक उनके चेहरे पर देखकर बड़ी खीज मालूम हो रही थी। पर जाने मुझे क्या चीज़ रोक रही थी कि मैं फट नहीं पड़ा। बाबूजी ने फूफा के जवाब में कहा, जी हाँ जी, जी हाँ। सहसा फूफा मेरी ओर मुखातिर हुए, कहा, कहिए जनाब, आपका इस शरीफ। ओह, याद आया, प्रमोद। प्रमोद मेरा नाम है तो है, इसके किसी का क्यों कुछ मतलब। और मैं कुछ नहीं बोला। फिर दर्जे में पढ़ते हैं? किस दर्जे में पढ़ते हैं? इस छमाही इम्तहान फेल हो गया हूँ। इस छमाही इम्तहान फेल हो गया हूँ। फेल हो गए हो? यह खबर तो बुरी है। किस जमात में? मैं चुप रहा। क्यों बोलूं? नहीं बोलता। घबराओ नहीं। किस जमात में पढ़ते हो? मैं फेल होने से नहीं डरता। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, फेल होने से डरना चाहिए भाई। जो मन लगा कर गुरु में शुरू में नहीं पढ़ते, वे ही आगे जाकर जिंदगी में कुछ करते हैं, समझे। अच्छा, यहाँ आओ, आओ हमारे पास आओ। मैं अपनी जगह ही रहा, टला नहीं। पिताजी ने कहा, आओ बेटा आओ, जवाब दो। तब मैं छाती निकाल कर चलता हुआ फूफा के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दर्जा 7 में पढ़ते हो? 8 में। 8 में। देखो, क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा बतलाओ। 31 लोगों की दुगन्नी कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। 51 लोगों की दुगन्नी कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। मैं अपने मन का पाप कह दूं। उस समय मेरे मन में हुआ कि उल्टे ये ही मुझसे 51 ले, चाहे तो दुगन्नी ले लें, पर इन बड़ी बड़ी नोकीली मुच्छों को खींचना कैसा मालूम होगा, यह जानना चाहता हूँ। हो तो चलो, इस बात की अठन्नी दे ही दे दूंगा। दो बंद मुट्ठियों सामने कर फूफा कहा, बोलो कौन सी लोगे? मैं देखता रह गया, कुछ नहीं बोला। जल्दी बतलाओ, नहीं तो दोनों का माल उड़ जाएगा और फिर ताकते रह जाओगे। मुझको बहुत बुरा मालूम हो रहा था। मैंने कहा, आपको चाहिए तो दुगनी मैं आपको दे सकता हूँ। सुनकर झेप के साथ वह हो कर हंस पड़े। उनकी हंसी की कृत्रिमता और झेप देख मुझे गर्व हुआ। मैंने कहा, मैं 8वें दर्जे में पढ़ता हूँ और इस इम्तहान में अव्वल आया हूँ। फूफा इस पर फिर हंसे। हो, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह मुझसे असंतुष्ट हुए और उनके असंतोष में जाने क्यों मुझे प्रसन्नता हुई। ऐसा मालूम हुआ जैसे पिताजी का मैं बदला ले सका हूँ। अगले दिन जाने की तैयारी होने लगी। मुझसे बुआ ने कहा, प्रमोद, मेरा कहा सुना सब माफ करना। जाने तुम लोगों के अब कब दर्शन होंगे। मैंने तय किया था कि बुआ के लिए मुझे मजबूत बनना होगा, पर बुआ के सामने मेरी मजबूती सब टूट जाती थी। बुआ की यह बात सुनकर मेरा चित्त बेबल हो आया। कुछ कहने के लिए कहा, बुआ खत लिखती रहोगी? बुआ ने कहा, खत देखो। मैंने कहा, जरूर जरूर लिखना बुआ। बुआ बोली, तब मैं फौरन आ जाऊंगा। मैं रेल में अकेला सफ़र कर लेता हूँ, तुमको नहीं बुलाऊंगी तो और किसको बुलाऊंगी। पर क्यों रे, अकेला सफ़र करके तू मुझ तक आएगा। मैं आऊँगा बुआ, मैं आऊँगा। बुआ बोली, तभी सब काम छोड़ जाऊँगा। बुआ ने हल्के से मेरे गाल पर चपत मारकर कहा, पगला। उस बार जाते समय बुआ माँ के पैर छू छू कर रोती हुई सामने खड़ी हो गई। बोली, कुछ भी नहीं। माँ ने द्रवित भाव से उन्हें अपने कंठ से लगाकर कहा, मिनी, मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगी। हाँ, अपनी गृहस्थी अच्छी तरह संभालना और पति को सुखी रखना।
मिनी माने गदगद कंठ से भांति भांति के आशीर्वाद कहे। बुआ मस्तक झुकाकर मानो सब झेलती रही। पतिव्रता रहने, पूतु फलने, बड़भागिनी होने आदि के आशीर्वाद उन्होंने ऐसे प्रसाद प्रणत भाव से लिए कि मानो उनके नीचे वह गड़कर मर भी जाए तो धन्य हो जाए। ऐसी नहीं तो पिताजी के सामने बुआ फुट फुट कर रोने लगी। पिताजी ने झट रुमाल निकालकर चेहरे को बार बार पोंछा। निरर्थक भाव से जल्दी जल्दी कहा, क्या है क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, रो मत, ठीक ठीक रोते हैं। और कहते कहते हठात वह बुआ के सामने दूर चले गए और साथ जाने वाली गठरी पोटरी बक्स बिस्तर गिनने और बतलाने और उठवाने में लग गए। ऐसे कि बस बहुत ही काम है, हमें क्या फुर्सत रखी। मैंने प्रण किया था कि मैं नहीं रोऊंगा, नहीं रोऊंगा। मैं नहीं रोया, नहीं रोया। मुझे बेहद गुस्सा मालूम होता था कि मैं क्यों कुछ उत्पात नहीं किए डाल रहा हूँ। मेरे मन में हो रहा था कि कोई मुझसे झगड़ता क्यों नहीं, इससे उससे किसी से टक्कर लेने को जी होता था। बुआ वह जाए तो जाए, मेरा उनसे कुछ मतलब नहीं, मेरा किसी से कुछ मतलब नहीं। मैं अकेला सब कुछ से निपट लूंगा। हाँ, अकेला अकेला, मुझसे मत बोलो, कोई मत बोलो। मैं नहीं याद करूंगा बुआ को। वह क्यों चली जा रही है, मेरे रहते क्यों चली जा रही है। और वह फूफा कौन भला है कि ले जाएंगे। ले जाए तो ले जाए, जाए। अरे टले तो एक एक अहेतुक त्रास मुझे दाबे हुए था। वह न रोने देता था न कुछ कहने देता था। नतीजा यह हुआ कि मैं बुआ की विदा के समय देखते देखते एकाएक इतना झल्ला आया कि भाग कर बुआ वाली कोठरी में अपने को बंद करके खड़ा हो गया। किवाड़ बंद कर लेने से अंधेरा हो गया था। तिस पर भी दोनों हाथों से जोर से आंखें ढप ली थी और सुम कोठरी के बीचों बीच आकर बस खड़ा रह गया था। मानो आशा थी कि कोई करिश्मा होगा, भूचाल आएगा। कुछ न हुआ, कुछ न कुछ होगा और आखिर में सब ठीक हो जाएगा। वहां खड़े खड़े चाहता था कि सांस रोक लूं, बेजान हो जाऊं, एकदम रहूं ही नहीं कि इतने में इधर से उधर भटकती हुई माँ की गदगद कंठ की गुहार आई, प्रमोद प्रमोद। मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोलूंगा। प्रमोद कहाँ है? प्रमोद नहीं है। मैं प्रमोद को नहीं जानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता। अरे प्रमोद, ओ भैया प्रमोद। माँ की बाड़ी ऐसी थी कि मुझसे सहा नहीं गया। मैंने अपनी जगह से ही चीख कर कहा, क्या है? मैं नहीं सुनता। कहाँ है रे तू? तेरी बुआ बुला रही है। मैं कोठरी के बाहर निकल आया, बोला न चला ड्योढ़ी की ओर बदे भाव से बढ़ता चला गया। बाहर आकर देखता हूँ कि सब तैयार हैं। फूफा कह रहे हैं, जल्दी करो, बुआ खड़ी है, मुंह पर घूंघट है। क्या मेरी ही राह देखती खड़ी है? मैंने पास आकर कहा, बुआ क्या है? वह झपट कर मेरे गले से लग गई और ऊंची आवाज से रो उठी। फूफा ने कहा, रेल का वक्त हो रहा है, चलो चलो। मैं उन्हें अपने कंधे से लगी ही मोटर तक ले गया। फूफा ने बाबूजी को प्रणाम किया। वह मोटर में बैठ गए। मोटर ने घर घर की फूफा ने प्रमोद भाव से कहा, प्रमोद साहब आदाब अर्ज है। मैं मानो घूट पीता हुआ खड़ा था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यह उपन्यास पढ़ते पढ़ते मैं भावुक हो गई। आप कैसे हुए कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।